तो मैं अपने रूम में शाम का वक्त जो है मगरिब के बाद मैं अपने रूम में आराम कर रहा था। मुझे मालूम था कि ये लोग पार्टी एंजॉय करेंगे, तो मैं अपनी किताब में कुछ पढ़ने लगा। तो जब वहाँ पार्टी शुरू हो गई, वो शराब पार्टी थी, तो वहाँ जब शुरू हो गई तो वहाँ से एक आदमी आया और उसने हमारे दरवाजे को नॉक किया और उसने अंदर आकर बोला कि सर आपको बुलाया जा रहा है। तो मैंने उनको मना कर दिया, भाई मैं शराब नहीं पीता, जाकर मना कर दो कि मैं नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर चला आया, बोला सर आपको बुला रहे हैं कि आप कुछ खा ही लीजिएगा। तो मैंने फिर मना कर दिया, भाई मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ। फिर उसको मना करके भेज दिया। वो बंदा तीसरी बार फिर आ गया कि नहीं, सबको खराब लग रहा है कि आप साथ में दिल्ली से आए हैं और पार्टी में सारे लोग, सारे सीनियर्स लोग बैठे हैं और आप नहीं है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, सो आप कम से कम थोड़ी देर आकर के बैठ जाएं। तो मुझे लगा ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो मैंने मन ही मन में अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह मैं इनको दावत दूंगा। और मुझे मालूम था, चूंकि ये तजुर्बे से भी है, कि आप किसी भी महफिल में हो, चाहे लोग कहीं से बात शुरू करें, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लेकिन वो घुमा करके आखिर में वो इस्लाम पे चले आता है। तो मुझे मालूम था कि मैं जाऊंगा तो लोग छेड़ेंगे ही, और मैंने नियत कर लिया कि अल्लाह मैं दावत दूंगा। तो मुझे यकीन था कि ये लोग मुझे दावत देने का भी हो सकता है मौका देंगे। तो मैं जब वहां पहुंचा तो उनकी महफिल सजी हुई थी और सब लोग शराब पी रहे थे, सबके हाथ में गिलास में शराब थी और खाने पीने के भी काफ़ी इंतजाम थे। तो मैं भी वहां जाकर के बैठ गया और मेरे लिए पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम किया गया था। कोल्ड ड्रिंक्स ले आए, मैं अपना गिलास में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर पीने लगा। तो कलपतरू के एक सीनियर जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो उनका नाम अजय रतन है, तो उनसे बात शुरू हुई। आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो जब मैं पहुंचा तो हमसे भी बात शुरू हुई। और मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं ये लोग छेड़ेंगे ही, बात तो निकलेगी। तो उनके जहन में एक बात थी, उन्होंने लोगों को वजू बनाते हुए देखा होगा। तो वजू में जब हम हाथ इस तरह से करते हैं, तो ये उनके जहन में बैठी हुई थी कि भाई ये क्या है, ये क्यों इस तरह से हाथ ऐसे क्यों करते, क्या ये भी एक पार्ट है इबादत का। तो उसने सबसे पहला सवाल किया कि भाई आप लोग वजू जो बनाते हैं नमाज, चूंकि वो मुस्लिम मोहल्ले में रहा था, उसका ताल्लुक जो है अलीगढ़ से, इलाहाबाद से था, तो बहुत सारी चीजों को करीब से देखता था, मुसलमानों के बीच पला बढ़ा था वो। तो उसने पूछा आप ऐसे वजू क्यों बनाते हैं। मैंने भाई कुछ नहीं, मकसद हाथ धोना है, पानी लेकर के लोग इस तरह से हाथ धोते हैं, आप ऐसे भी धो लो, हाथ ऊपर से डालो नीचे से डालो, उससे कोई मतलब नहीं है, मकसद हाथ धोना है। तो उसे समझ में आ गया, अच्छा मकसद हाथ धोना है, इसका कोई फंक्शन नहीं। फिर दूसरा उसने सवाल किया कि भाई आपका शिया सुन्नी के बारे में क्या राय है। क्योंकि उसका एक दोस्त, जो करीबी दोस्त जिसके साथ वो पला बड़ा था, वो शिया था। तो मैंने इस चीज को ज्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा कि अननेसेसरी चीजें कहीं से कहीं चल जाएगी। तो मैंने बोला भाई एक हिस्टोरिकल इवेंट्स है जिसमें दो गिरोह पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक कम्युनिकेशन गैप में बदल गया, लोग अलग अलग रहने लगे, अलग अलग एक दूसरे से नफरत करने लगे, और ये धीरे धीरे ये मसलक का रूप, ये एक फिरके का रूप ले लिया, एक शिया हो गया, एक सुन्नी हो गया, और बाकी उनका भी अल्लाह वही है जो हमारा अल्लाह है। हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल मानते हैं, वो भी अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं। हमारा भी किताब अल्लाह का कलाम कुरान है, तो उनकी भी कुरान है। तो बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर है, उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बाकी और कोई बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। तो ये बात यहीं पर खत्म हो गई शिया सुन्नी। फिर उन्होंने बात निकाला कि भाई टेररिज्म के ऊपर। तो अजय रतन ने बोले कि भाई दुनिया में जो टेररिज्म है, ये आज से करीब 6-7 साल की बात से पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो दुनिया में टेररिज्म है, इसमें आपका क्या ख्याल है। क्योंकि हर जगह हम जहां भी देखते हैं, पूरी दुनिया में जो टेररिज्म का मसला चल रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व है। तो फिर वो खुद ही बोलने लगा कि नहीं नहीं, ये टॉपिक छोड़ दीजिए, ये टॉपिक अच्छा नहीं है, ये शराब और पार्टी का महफिल है, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह जरूर बात करूंगा ताकि आपकी भी कंफ्यूजन दूर हो। तो बोला अच्छा ठीक है, आप बताइए। तो मैंने बोला कि भाई देखिए, मैं टेररिज्म के ऊपर जो है जो बात करूंगा, तो हिंदुस्तान में एक मुद्दा कश्मीर है, फिर पूरी दुनिया में एक मुद्दा फिलिस्तीन है, और उस वक्त जो है
ट्विन टावर्स का भी मसला बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ था। तो एक मसला जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का है, तो मैं इन तीनों पे बात करूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने सबसे पहले बोला कि भाई देखिए, जहां तक मसला जो है इंडिया का कश्मीर का ताल्लुक है, तो उसका जो लड़ाई है वो धार्मिक या रिलीजियस है ही नहीं। वो लड़ाई है ही नहीं इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म का या इस्लाम वर्सेस किसी और का। वो लड़ाई है उसकी जमीन का। वो चाहता है हम आपसे अलग हो जाएं। बहुत सारे लोग, इवन हम घर में रहते हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, तो एक बेटा अगर अलग होना चाहता है तो उसको अच्छे तरीके से अलग कर देना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? फिर हमें मालूम है कि उसकी हिस्ट्री जो है वो एक अलग नेशन ही था, उसके अलग प्राइम मिनिस्टर होते थे, एक समझौते के तहत जो है वो इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ। जो भी चीज है वो पॉलिटिकल चीज है, लेकिन उसका अगर मांगना गलत है और वो भी पॉलिटिकल है, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जो आप इस्लाम से जोड़ते हैं, तो फिर किसी का भी आजादी मांगना गलत है। हमने भी अंग्रेजों से आजादी ली, तो अंग्रेज भी तो हमें टेररिस्ट ही बोलते थे। तो उसी तरह हमारे नजर में वो टेररिस्ट हैं, लेकिन अंग्रेज जब इंडियंस जो फाइटर थे उनको टेररिस्ट बोलते थे, लेकिन इंडियन के नजर में फ्रीडम फाइटर थे। वैसे वो कश्मीरियों के नजर में वो लोग फ्रीडम फाइटर होते हैं। तो उनका एक अपना मसला है, वो पॉलिटिकल मसला है, वो जमीन का मसला है, उसका ताल्लुक इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं। ये जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपने वाली बात है। तो बोला हाँ, ये बात तो सही है। फिर मैंने बोला कि हम आते हैं अब इसराइल पे। इसराइल पे मैं सिर्फ इतना बताऊं कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं इस पे जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक चीज ये बताना चाहता हूं कि भाई हमारा अगर एक घर है जिसमें 5 कमरे हैं, एक आदमी जो है वो बहुत परेशान हो, जिसको लोग तंग कर रहा हो, जैसे हिटलर ने पूरी दुनिया में, जर्मनी में यहूदियों के ऊपर जुल्म ढा दिया था, वह जेनोसाइड किया दुनिया में, वो बहुत ही खतरनाक। तो लोग अपनी जान बचा करके वहां भागना शुरू किए। तो वो फिलिस्तीन ने, जो मुस्लिम कंट्री था, उसने उनको वहां शरण दिया कि भाई पूरी दुनिया में इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इनको सताया जा रहा है। ये भी कभी इनका घर हुआ करता था पहले। जब हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता होगा कि पुराना जो है बनी इसराइल का घर जो है वो फिलिस्तीन था। तो कभी इनका घर हुआ, तो इन्होंने एक तरह से उनके ऊपर रहम किया मुसलमानों ने, उनको मतलब उनके दुख में उनको पनाह दी। और जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई हमारा 5 कमरों का घर, तो मैंने एक कमरा उसको दे दिया कि भाई तुम रहो, तुम जब तक परेशान हो यहां रहो। लेकिन अगर वो आदमी जिसको मैंने एक रूम दिया था वो हमें कल को घर से निकाल दे और हम फिर अपने घर की मुतालबा करें, तो आप कहो कि ये टेररिस्ट है, तो क्या ये बातें जायज होगी? वही चीज वहां हो रहा है कि भाई वो उनका घर नहीं था, वो घर तो फिलिस्तीनियों का था, मुसलमानों का था। ये लोग यहाँ आए पनाहगुज़ीन बन करके और बाद में इन्हीं का घर कब्जा कर लिया, और जब ये बेचारे अपने घर मांगते हैं तो आप उनको टेररिस्ट कहते हो। ये अंग्रेज ने, चूंकि ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त बहुत पावरफुल थी, उसने बाल्फोर डिक्लेरेशन करके जबरदस्ती फिलिस्तीन को ज्यूज के लिए लैंड करार दे दिया कि भाई ये इनकी जगह है, जबकि उनको कोई राइट नहीं था। तो ये तो जबरदस्ती बनाया गया है। और एक मुसलमान जो बेचारा इनोसेंट है, जिसको अपने घर, सिर्फ अपने घर चाह रहा कि भाई हमें हमारा घर लौटा दो, हमारा जगह लौटा दो, आप उसे कह रहे टेररिस्ट है। तो ये बात भी उन लोग, और वहां पे करीब उस महफिल में करीब 10 लोग, 8-10 लोग होंगे जो सभी शराब पी रहे थे, और ये डिस्कशन हमारी चल रही थी। उसके बाद मैंने बताया कि भाई अब हम बात करते हैं ट्विन टावर के ऊपर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन टावर आपने देखा होगा गिरते हुए। बोला हाँ, तो हम सबने देखा। तो हमें बोला आप एक बार दोबारा देखिएगा। तो बोला क्या मतलब? मैं बोला बताता हूँ क्या मतलब है, लेकिन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको दोबारा देखिएगा कि वो गिरा कैसे। तो वो लोग थोड़ा हैरत में पड़े कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आप सब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या इंजीनियर है, लेकिन सबका ताल्लुक कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से, और मैं खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर हूं। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उसका फाउंडेशन हम उतना ही नीचे ले जाते हैं, ताकि उसको हम स्टेबिलिटी प्रदान कर सकें, स्टेबिलिटी दे सकें अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। 2 ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, एक सिस्मिक होती है, एक विंड होती है। और जितनी हाई राइज जाती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फिर विंड गवर्न करता है, सिस्मिक भी गवर्न करता है और विंड ज्यादा गवर्न करता है अगर ऊंचाई और बढ़ती जाती है। तो हमने बोला कि भाई आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो प्रैक्टिकली। वी विल, हम लोग इंजीनियर हैं एंड वी विल टॉक अबाउट द मोड ऑफ फेल्यूर, कि भाई ये बिल्डिंग कैसे फेल हो सकता है। वी विल टॉक इन इंजीनियरिंग टर्म्स, हम इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे फेल हो सकती है।
भाई किसी ने कहा कि भाई इसमें 2 हवाई जहाज टकराए या 1 हवाई जहाज टकराए और उसके इम्पैक्ट से ये बिल्डिंग गिर गई, तो क्या ये पॉसिबल है? वो हम एनालाइज करते हैं मोड ऑफ फेल्योर से। आप एक डंडा ले लें और उसको आधे जमीन में गाड़ दें, फिक्स कर दें। अब आप उसको स्ट्राइक करें किसी चीज से, हथौड़े से या कोई बड़े मशीन से या मिसाइल से, किसी चीज से आप उसको उस डंडे पे स्ट्राइक करें, तो वो डंडा कैसे गिरेगा? वो डंडा या तो टुकड़ा ऐसे टुकड़ा गिर जाएगा, या पूरा डंडा टूट करके ऐसे गिर जाएगा या ऐसे गिर जाएगा। वो डंडा कभी भी ऐसे वर्टिकली नहीं गिर सकता है अनलेस अनटिल यू ब्रेक द बेस। ये पॉसिबल ही नहीं है इंजीनियरिंग टर्म्स में, कि वो कभी भी गिर ही नहीं सकता जब तक आप उसका बेस ब्रेक ना करो पूरी तरह से। वो इस तरह से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं कर सकती, इस तरह से डंडा नहीं गिर सकता। तो उनको स्ट्राइक किया कि हाँ ये तो बात सही है। मैं बोला अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें जो 2 जहाज टकराए या 1 जहाज टकराए, इनका ईंधन निकला और इनका फ्यूल निकला और उससे ये पिघल गया। चूंकि ये 100 स्टोरी बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर्स की थी, तो ये बिल्डिंग पिघल गया और ये गिर गया। हमने भी एज इट इज बाई कर लिया, लेकिन क्या किसी ने कैलकुलेट किया है कि 100 स्टोरी बिल्डिंग को पिघलाने के लिए कितनी तेल की जरूरत थी? क्या ये किसी ने कैलकुलेट किया है कि इसको कितना टाइम लगेगा पिघलने में? तो हम अगेन इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करेंगे। जबकि ये हवाई जहाज यूरोप से आ रही थी, दूसरे एयरपोर्ट से आ रही थी, तो उस आने में भी इनके बहुत सारे ईंधन खत्म हुए होंगे। तो अगर हम मान लें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लें कि ठीक है उस जहाज की टकराए और उसके ईंधन से जो है इसमें आग लग गई और ये बिल्डिंग पिघल के गिर गई, अगेन फिर हम बात करेंगे मोड ऑफ फेल्योर की। क्योंकि हम इंजीनियर हैं और खास करके स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो हम इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग कैसे फेल कर सकती है ऐसे सिचुएशन में। तो अगर ये बिल्डिंग जो है तेल के पिघलने से, वायल के वजह से आग लगने से पिघली है, तो इसका बिहेवियर जो है, मोड ऑफ फेल्योर क्या होगा कि ये बिल्डिंग आग लगने की वजह से, चूंकि ये स्टील स्ट्रक्चर वो चरमराएगा, ये बिल्डिंग इस तरह से घूम जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी। ये कभी भी वर्टिकली नहीं गिरेगी अनलेस अनटिल यू ब्रेक द बेस। ये बात स्ट्राइक कर गई अजय रतन को, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसने अगला घोट जो है शराब का, बल्कि उसने क्या, किसी ने ले ही नहीं पाया जब ये बात चल रही थी ट्विन टावर्स की डिटेल में। मैंने और भी कई सारी बातें बताई कि उन 2 पार्टिकुलर डेज में, उस पार्टिकुलर डेज में दोनों टावर्स में जो लोग ज्यूज थे वो 100% एब्सेंट थे। ये भी एक सोचने वाली बात है कि वो कैसे एब्सेंट थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये इतनी बड़ी बात लोगों को क्यों नहीं पता है? तो हमने भाई पता आप करना चाहोगे तभी तो पता होगा। हम इतने ब्लाइंड फेथ हो चुके हैं कि जो हमें मीडिया बताती है हम वो चीज सुनते हैं। तो इसलिए लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया कि भाई ये गलत हो सकता है। और खास करके अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडा हो तो आप 100% बाई करते हो। आप जरा सा भी सेकंड थॉट नहीं देते कि भाई इसमें गलत हो सकता है। भाई एक आदमी ओसामा बिन लादेन, वो एक ऐसी कंट्री उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है जो खुद भूखा नंगा है बेचारा अफगान, उसकी इकोनॉमी क्या है। आप कहते हो कि वो जो है उसने कॉन्स्पिरेसी की और ट्विन टावर गिरा दी, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा जोक होगा कि भाई एक आदमी जो खुद ऐसे कंट्री के सपोर्ट ले रहा हो जो भूखा नंगा हो, और वो उस कंट्री के 2 ट्विन टावर जो उसका नाक हो, उसका प्रेस्टीज हो, उसका इज्जत हो, उसको वो गिरा देगा। इट्स अ हाईली, मतलब ये सबसे बड़ा जोक है जिसको अगर लोगों को ये नहीं पता कि अमेरिका क्या है। अमेरिका रियली सुपर पावर है, जिसको कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, बिल्कुल पर नहीं मार सकता। उसे एक एक मूवमेंट की पता है कि कौन सी चीज क्या हो रही है, और वो इतनी बड़ी डिफेंस चूक हो जाएगी कि उसके नाक को उसको गिरा दिया जाएगा। तो ये अपने आप में खुद ही हास्यास्पद है कि आप एक ऐसे आदमी को ब्लेम कर रहे हो जिसके पास कुछ है ही नहीं सपोर्ट में, सिवाय एक ऐसे कंट्री के जिसके पास सिवाय पत्थर और कुछ भी नहीं है, और वो गिरा देगा। तो ये सोचने वाली बात है, हम सबको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा मुमकिन है। तो ये उस पर बहुत ज्यादा असर किया। जब वो पार्टी खत्म हो गई और अगला घोट शराब का वो गिलास सब पकड़े हुए थे, पता नहीं उन्होंने आगे पिया कि नहीं पिया। मैं वहां से चला आया और मैं अपने रूम में आकर के सो गया। सुबह फजर के वक्त मैंने देखा एक आदमी नॉक कर रहा था मेरे दरवाजे को। तो मैंने खोला कि भाई इतनी सुबह मॉर्निंग में कौन आ गया। मैंने देखा वो अजय रतन सामने खड़ा था। मैंने बोला सर आप? बोले भाई मैं रात भर सोया नहीं हूं, आपने जो बातें बताई हैं
मेरे जहन में रात भर मैं उससे परेशान रहा कि भाई इतनी बड़ी बात अगर है तो कुछ तो बातें होंगी जो मुझे समझना चाहिए। इसलिए मैं सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया और मैं जानना चाहता हूं कि बेसिकली इस्लाम है क्या। अब वो दीन समझना चाहता था। तो मैंने उनको बिठाया रूम में और मैंने बेसिक बातें बताई कि भाई कौन है मालिक, अल्लाह किसको कहते हैं, है ना, उसका क्या डिफिनेशन है, क्या परिचय है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, वो हमारे लिए नबी हैं, मैसेंजर है, जिनको अल्लाह ने चुना है हमें ज्ञान देने के लिए, उन पर कुरान नाजिल हुई है, उनकी ये वाक़यात रहे हैं और उन्होंने हमें दीन जो है ये वही दीन है जो पहले से दीन इब्राहिम चला आ रहा है ना, कि एक अल्लाह की इबादत करो और अच्छे काम करो और सत्य का वसीयत करो और सब्र का वसीयत करो तो तुम्हारा ठिकाना जो है स्वर्ग होगा। तो बहुत सारी चीजें जब वो मैं बता रहा था उसको, मतलब काफी डिटेल में मैंने उसको जब दावत दी तो वो बोला कि आप ये सब बातें कहाँ से बोल रहे हैं। तो मैंने बोला भाई ये मेरी अपनी बातें नहीं है, मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा, ये बातें मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ जो हमें बताया गया। तो बोला आप हमें ये बातें दे सकते हैं लिटरेचर के फॉर्म में। हमने क्यों नहीं दे सकते हैं, ये सबके लिए कुरान रहमतुल्लिल नास है, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए, जो भी पढ़ेगा उसको हिदायत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारी इंसानियत के रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजेंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो उन्होंने बोला आप हमें जरूर जो है मटेरियल भेजिएगा। फिर हम दिल्ली लौट आए। दिल्ली जब लौट आए तो उनको हम मटेरियल भेजते रहे, PDF में स्कैन कर करके बहुत सारे मटेरियल उनको भेजा। फिर वो दिल्ली भी आए तो हमसे मुलाकात हुई। फिर उनको हमने समझाया कि भाई देखिए अब तक तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा। बोले हाँ मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। तो मैंने बोला कि आप एक बार सीरत भी पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर मैंने उनको सीरत की मटेरियल भेजा और किताबें उनको बताई, तो उन्होंने सीरत पे भी स्टडी किया। फिर एक बार अब्दुल रशीद साहब घर पे आए, उस वक्त मैंने उनको बताया कि अब्दुल रशीद भाई ऐसा ऐसा बात है, तो इस तरह से मामला चल रहा है, जो हमारी अजय रतन साहब से बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ आप भी एक बार फोन पर बात करो और अगर हो सके तो उनको कलमा शहादत पेश करो। तो उन्होंने मैंने फोन लगा कर दिया, अजय रतन भाई हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल रशीद भाई, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करें। तो उन्होंने फोन पे बात करने लगे। बहुत खुश हुए कि भाई आपके साथी हैं, जो वो मेरे तारीफ भी करने लगे, उस तरह से खुश हुए। तो बात बीच में अचानक कॉल ड्रॉप हो गई। तो मैंने फिर फोन लगाया, बोला अजय रतन भाई आपको बात पसंद नहीं आ रही क्या? बोले नहीं नहीं बात तो बहुत अच्छी हो रही। तो मैंने बोला फोन क्यों काटे? बोले फोन नहीं काटे, खुद काटिए। मैंने फिर फोन लगाया तो फिर अब्दुल रशीद भाई को मैंने इशारा किया कि आप इनसे बात करो। तो अब्दुल रशीद भाई ने उनको बताया कि भाई देखिए अजय रतन भाई, जीवन मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, तो हम कब मर जाएं हमें नहीं पता। इसलिए इंसान अगर अपने मालिक को पहचानता है और अपने मालिक को एक होने पे यकीन है और उसे यकीन है कि हमें लौटना है मालिक की तरफ और हमारा जजा और सजा का दिन आने वाला है, क़यामत का दिन होगा और हमारा हिसाब होगा, है ना। तो जो लोग उस मालिक में आस्था रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, सत्य का वसीयत करेंगे और सब्र करेंगे, उन्हीं का स्वर्ग होगा। यही ज्ञान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी संदेशा, आखिरी नबी हैं। तो जो इस ज्ञान को मान करके अपनी जिंदगी गुजारेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी संदेशा मानेगा, उसे ही अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इस चैन सुकून देगा और मरणोपरांत स्वर्ग देगा। तो उन्होंने फिर उनसे आग्रह किया कि भाई मैं आपको कलमा शहादत पेश करता हूँ, आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने खुशी खुशी मोबाइल पे ही वो कलमा शहादत पढ़ लिया, अब्दुल रशीद भाई ने पढ़ा दिया। तो हमें भी काफी खुशी हुई कि अच्छी बात है कि एक हक बात उनको पहुंच गई। कुछ दिन बाद, हार्डली 10-15 दिन हुए होंगे या 20 दिन हुए होंगे, मुझे फोन आया। तो उनका ऑफिस बॉम्बे में था। फोन आया और मैंने देखा अजय रतन, तो मैंने फोन उठाया, मैंने सलाम किया, वालेकुम सलाम। तो उन्होंने बोला मैं मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में हूँ। तो मैं भी थोड़ा सा घबराया कि पता नहीं क्या बात है। तो मैं चुपचाप से फिर सुनता रहा कि वो क्या बोलते हैं। तो वो एक्साइटेशन में फोन कर रहे थे, आउट ऑफ एक्साइटेशन, खुशी में फोन कर रहे थे कि वहां पे उन्होंने वो डिस्कस की होगी वो सारी बातें जो हमारी बातें हुई या जो अब तक बातें हुई, और फिर वो कुरान पे डिस्कस कर रहे थे और उनको भी इंटरेस्ट होगा। वो मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन थे, नाम तो मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कुरान पे और इस नतीजे पे पहुंचे कि कुरान में जो है लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, पीस की बात है, सुकून की बात है, इत्मीनान की बात है, इस दुनिया में जिंदगी कैसे सुकून से गुजारा जाए उसकी बात है। तो वो हमें वो अपनी खुशी में शेयर करना चाहता था कि भाई मैंने ये चीजें सीखी, ये चीजें डिस्कस करो। तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, थोड़ी सी नियत करें, अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्यासे हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, हम ही हैं
जमाना गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमारी हाल ऐसी है कि हम बताना नहीं चाहते, हम खुद पढ़ना नहीं चाहते, हम खुद समझना नहीं चाहते, हम खुद इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, हम देख ही नहीं रहे कि हमारा सिचुएशन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और गलतफहमी के शिकार होकर के लोग हमारे ऊपर मतलब कमेंट करेंगे, अटैक करेंगे, या गलतफहमी का शिकार होकर के लोग हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाई लोग, हर इंसान होता है, उसमें अच्छे और बुरे की दोनों की बैकवर्ड चीजें मौजूद होती है। किसी की बुराई उभार दी जाती है, किसी की अच्छाई उभार दी जाती है। तो इस्लाम को ना जानने की वजह से बहुत सारे गलतफहमी पैदा है सोसाइटी में कि भाई ये अल्लाह किसको कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं। इनको लगता है कि भाई इनकी मस्जिदों में भी किसी की मूर्ति होगी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कोई मूर्ति होगी, या बहुत सारी गलतफहमी जो इस्लाम के बारे में जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं, वो जानबूझ करके फैलाया जाता है। क्योंकि कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट है, सभी का नहीं, कुछ लोगों का। इसमें मेजोरिटी जो है बेचारा, वो सलीमुल फितरत अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, लेकिन हम उन तक बातें पहुंचा ही नहीं रहे। और ना पहुंचाने का नतीजा फिर है कि हालात बहुत हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि वो गलत है, वो अगर हमारे ऊपर कोई कुछ भी चीजें अगर करेंगे या हमारे साथ कुछ भी करेंगे, तो मेन रीजन ये होगा कि ज्यादातर लोग, इल्ला माशाल्लाह, ज्यादातर लोग जो आम आवाम है वो गलत प्रोपगंडे के शिकार होंगे, गलत बातों के शिकार होंगे, गलत बातें उनको बताई गई होंगी। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हम हक बात, सही बात, जो उनके फायदे की भी बात है, हम खुद लोगों के लिए नफा बख्श हो जाएं और फायदा पहुंचाने वाले हो जाएं, लोगों को खाना भी खिलाएं, लोगों की मदद भी करें हर से। लेकिन सबसे अच्छी मदद होगी कि उनको सत्य का ज्ञान जो है, कुरान का ज्ञान और उस मालिक परमेश्वर का जो ज्ञान है, उस मालिक के बारे में जो बातें हैं वो हक बात पहुंचा दें। तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए भी, सारी इंसानियत के लिए भी, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी एक फायदे का चीज होगा, वरना हमारे लिए काफी नुकसान हो सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको